सोचिए एक पल के लिए, हम इंसानों ने रॉकेट बनाए, सैटेलाइट छोड़े, चांद पर कदम रखे, मार्स पर रोवर दौड़ाए। हमने सोचा हम यूनिवर्स को जानते हैं, लेकिन फिर हमारे ही सोलर सिस्टम के एक कोने में एक छोटी सी ठंडी अंधेरी दुनिया बैठी थी, चुपचाप, दशकों तक, बिना किसी को कुछ बताए। उसका नाम था प्लूटो। और जब हमने पहली बार उसे करीब से देखा तो हम हैरान नहीं हुए, हम स्तब्ध हो गए। साल था 2015। नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था न्यू होराइजन्स करीब 9 साल और 5 अरब किलोमीटर की यात्रा के बाद प्लूटो के पास पहुंचा। 9 साल, जरा सोचिए, 2006 में जब यह स्पेसक्राफ्ट छोड़ा गया था तब दुनिया में फेसबुक नया नया आया था, आईफोन का नाम किसी ने नहीं सुना था, और यह मशीन, ये छोटा सा रोबोट चुपचाप अंतरिक्ष के अंधेरे में उड़ता रहा, अकेला, ठंडे वैक्यूम में, बिना रुके। और जब उसने प्लूटो की पहली क्लोजअप इमेज भेजी तो साइंटिस्ट्स रो पड़े। क्यों? क्योंकि प्लूटो वो नहीं था जो हमने सोचा था। हमने सोचा था एक मृत, बेजान, पत्थर जैसी दुनिया होगी, क्रेटर्स से भरी, ठंडी, उबाऊ, लेकिन जो दिखा वो था एक दिल। हाँ, प्लूटो की सतह पर एक विशाल, हार्ट के आकार का मैदान, जिसे साइंटिस्ट्स ने प्यार से नाम दिया टोम्बो रेजियो, उस इंसान के नाम पर जिसने प्लूटो को खोजा था। एक 24 साल के नौजवान की खोज जो आज भी अंतरिक्ष में अमर है। लेकिन यह हार्ट सिर्फ खूबसूरत नहीं था, यह रहस्यमय था, यह जीवित था, और इसने वो सवाल उठाए जिनका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। प्लूटो, जिसे हमने 76 साल तक प्लैनेट माना, फिर एक दिन अचानक उससे यह दर्जा छीन लिया जिसे हमने छोटा और इनसिग्निफिकेंट समझा, जो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी, सबसे दूर, सबसे अंधेरी जगहों में से एक है। वही प्लूटो आज हमें यह बता रहा है कि हम यूनिवर्स के बारे में जो सोचते हैं वो शायद बिल्कुल गलत है। तो आज हम जाएंगे उस दुनिया में, उस ठंड में, उस अंधेरे में। आज हम समझेंगे प्लूटो का असली सच। चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। साल 1930, फरवरी का महीना। एरिजोना, अमेरिका में एक ऑब्जर्वेटरी है, लॉवेल ऑब्जर्वेटरी, और वहां बैठा है एक 24 साल का नौजवान, क्लेड टॉम्बो। कैंसस के एक छोटे से फार्म से आया हुआ, कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, बस एक जुनून, आसमान को देखने का। उसका काम था रात को टेलीस्कोप से आसमान की फोटोज लेना और फिर दिन में उन फोटोज को एक एक करके कंपेयर करना, यह देखने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट हिला तो नहीं, क्योंकि स्टार्स नहीं हिलते, लेकिन प्लैनेट्स हिलते हैं। और एक दिन 18 फरवरी 1930 को क्लाइड ने देखा एक छोटा सा बिंदु, बमुश्किल दिखने वाला, लेकिन वो हिल रहा था। क्लाइड की सांसें रुक गईं। उसने खोज लिया था हमारे सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट। दुनिया में खबर फैली, नाम रखने के लिए हजारों सजेशंस आए, लेकिन जो नाम चुना गया वो आया एक 11 साल की बच्ची से। इंग्लैंड की वेनिशिया बर्नी ने सुझाया प्लूटो, रोमन मिथोलॉजी के अंडरवर्ल्ड के देवता का नाम, अंधेरे का देवता, छुपे हुए संसार का देवता। और यह नाम बिल्कुल सही बैठा, क्योंकि प्लूटो सच में एक छुपी हुई दुनिया है। अब बात करते हैं फैक्ट्स की, साइंस की। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम में है, लेकिन बहुत दूर, इतना दूर कि समझना मुश्किल है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को साइंटिस्ट एक यूनिट में मापते हैं, जिसे कहते हैं AU, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी सूरज से है 1 AU दूर, मार्स है 1.5 AU दूर, जुपिटर है 5 AU दूर, सैटर्न है 9 AU दूर, और प्लूटो है 39 AU दूर। मतलब सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है 8 मिनट में, लेकिन वही रोशनी प्लूटो तक पहुंचती है 5 घंटे से भी ज्यादा समय में। प्लूटो पर खड़े होकर सूरज को देखें तो वो एक साधारण तारे जैसा दिखेगा, थोड़ा चमकीला, लेकिन बस एक बिंदु, कोई गर्मी नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस अंधेरा। प्लूटो का साइज भी हमारी सोच से बहुत छोटा है। इसका डायमीटर है सिर्फ 2377 किलोमीटर। तुलना के लिए हमारा चांद है 3474 किलोमीटर का, यानी प्लूटो हमारे चांद से भी छोटा है। इसकी सरफेस पर ग्रेविटी इतनी कम है कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो प्लूटो पर आपका वजन होगा सिर्फ 4 किलोग्राम। आप वहां एक छोटी सी छलांग लगाएं तो इतनी ऊंचाई तक जाएंगे कि वापस आने में मिनट लग जाए। टेम्परेचर, प्लूटो पर तापमान गिरता है -230 डिग्री सेल्सियस तक। इतना ठंडा कि नाइट्रोजन, जो हमारी पृथ्वी पर एक गैस है, वो प्लूटो पर जम जाती है, बर्फ बन जाती है। अब आती है वो कहानी जिसने दुनिया भर के लोगों को दुखी कर दिया। 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने एक बैठक की, और उस बैठक में एक निर्णय लिया गया जिसने प्लूटो की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने कहा प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है। प्लैनेट बनने के लिए 3 कंडीशंस जरूरी हैं। पहली, वो सूरज का चक्कर लगाए, प्लूटो लगाता है। दूसरी, उसके पास इतनी ग्रेविटी हो कि वो खुद गोल हो जाए, प्लूटो गोल है। तीसरी, उसने अपने ऑर्बिट के आसपास के इलाके को साफ कर दिया हो, यानी उस रास्ते में कोई दूसरा बड़ा ऑब्जेक्ट ना हो। और यहीं पर प्लूटो फेल हो गया। प्लूटो जिस इलाके में घूमता है वो इलाका है काइपर बेल्ट, और काइपर बेल्ट में हजारों दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं। प्लूटो ने अपना ऑर्बिट साफ नहीं किया, इसलिए प्लूटो को दिया नया दर्जा, ड्वार्फ प्लैनेट। दुनिया भर में लोग नाराज हुए, साइंटिस्ट ने बहस की।
आज भी ये डिबेट खत्म नहीं हुई। कुछ साइंटिस्ट आज भी मानते हैं प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए। लेकिन इस सारी बहस में एक बात छुप गई, एक बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लूटो प्लैनेट है या नहीं ये सवाल छोड़िए, असली सवाल ये है प्लूटो है क्या। और जब न्यू होराइजन्स ने 2015 में उसकी तस्वीरें भेजी तो जवाब इतना अजीब निकला, इतना अनएक्सपेक्टेड निकला कि साइंस की किताबें फिर से लिखनी पड़ी। 18 जुलाई 2015 न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की पहली हाई रेजोल्यूशन इमेज भेजी। नासा के कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट्स बैठे थे। स्क्रीन्स पर इमेजेस आ रही थीं, पिक्सल बाय पिक्सल, धीरे धीरे। और जैसे जैसे तस्वीर साफ होती गई कमरे में चुप्पी छा गई। फिर कोई बोला ये क्या है, और फिर तालियां, आंसू, और वो सवाल जो आज भी जवाब मांग रहा है। प्लूटो की सतह पर एक विशाल चमकीला हार्ट के आकार का मैदान है। इसका नाम है टोम्बो रिजियो, और इसके अंदर जो सबसे चमकीला हिस्सा है उसे कहते हैं स्पुटनिक प्लानिशिया। यह मैदान है लगभग 1000 किलोमीटर चौड़ा, मतलब पूरे राजस्थान जितना बड़ा। एक समतल चिकना बर्फीला मैदान जहां नाइट्रोजन आइस जमी हुई है। लेकिन रहस्य यह है, यह मैदान इतना चिकना क्यों है? स्पेस में हर चीज पर क्रेटर्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स टकराते हैं, निशान छोड़ते हैं। हमारे चांद को देखिए, वो क्रेटर्स से भरा है। लेकिन स्पुतनिक प्लैनेटिया पर एक भी क्रेटर नहीं है। साइंटिस्ट्स का कहना है यह मैदान जियोलॉजिकली एक्टिव है, यानी यहाँ की बर्फ लगातार कन्वेक्ट करती रहती है। नीचे से गर्म नाइट्रोजन आइस ऊपर आती है, ऊपर से ठंडी आइस नीचे जाती है। एक स्लो लेकिन लगातार चलने वाला प्रोसेस। लेकिन सवाल ये है, प्लूटो इतना ठंडा है, इतना छोटा है, उसके पास कोई बड़ा स्टार नहीं है जो उसे गर्मी दे, तो ये हीट कहाँ से आ रही है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। स्पुतनिक प्लैनेटिया के किनारे पर साइंटिस्ट्स को मिले पहाड़, लेकिन यह कोई साधारण पहाड़ नहीं थे। ये पहाड़ बने थे वाटर आइस से, यानी साधारण पानी की बर्फ से। इनकी ऊंचाई है 3000 से 5000 मीटर, यानी ये पहाड़ हमारे हिमालयास जितने ऊंचे हैं। अब सोचिए, प्लूटो पर तापमान है -230 डिग्री। इतनी ठंड में वाटर आइस पत्थर जितनी कठोर हो जाती है, इसलिए ये पहाड़ टिके हुए हैं। ये समझ में आता है। लेकिन सवाल ये है, ये वाटर आइस आई कहां से? प्लूटो इतना दूर है सूरज से कि शुरुआत में साइंटिस्ट सोचते थे कि यहाँ पानी हो ही नहीं सकता। पानी तो सिर्फ इनर सोलर सिस्टम में होगा। लेकिन प्लूटो ने साबित किया पानी वहां भी है जहां हमने सोचा नहीं था। और अगर पानी है तो क्या और भी कुछ हो सकता है? प्लूटो का एटमॉस्फेयर, ये शायद सबसे बड़ा सरप्राइज था। प्लूटो के पास एक एटमॉस्फेयर है, एक ड्वार्फ प्लैनेट, इतना छोटा, इतना दूर, और उसके पास अपना एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर बना है मुख्यतः नाइट्रोजन से, साथ में है मीथेन और कार्बन मोनोक्साइड। लेकिन ये एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से लगभग 1 लाख गुना पतला। और इस एटमॉस्फेयर में न्यू होराइजन्स ने देखी हेज की परतें, नीली रोशनी में चमकती हुई परतें, जैसे किसी ने प्लूटो के चारों तरफ एक पतली नीली चादर लपेट दी हो। ये हेज बनती है जब सूरज की अल्ट्रावायोलेट रेज मीथेन से टकराती हैं, और ये प्रोसेस बनाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिन्हें कहते हैं थोलिन्स। थोलिन्स, ये नाम सुनकर रुकिए। थोलिन्स वही मॉलिक्यूल्स हैं जो साइंटिस्ट मानते हैं लाइफ की शुरुआत के लिए जरूरी हो सकते हैं। यानी प्लूटो पर, उस ठंडी अंधेरी दुनिया पर, वो केमिकल सूप तैयार हो रहा है जो अरबों साल पहले पृथ्वी पर भी तैयार हुआ था। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? प्लूटो अकेला नहीं है, उसके पास 5 मून्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमयी है करोन। करोन इतना बड़ा है कि प्लूटो और करोन को साइंटिस्ट्स एक बाइनरी सिस्टम कहते हैं। 2 दुनियाएं जो एक दूसरे के चारों तरफ नाचती हैं। चरोन का डायमीटर है 1212 किलोमीटर, यानी प्लूटो के आधे से भी ज्यादा। तुलना के लिए हमारा चांद पृथ्वी का सिर्फ 1/4 है साइज में। लेकिन चरोन की सबसे अजीब बात है उसके उत्तरी ध्रुव पर एक लाल रंग का धब्बा। साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया मोडोर मैकुला। हाँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाला मोडोर। ये लाल रंग आता है थोलिन्स से, वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और थ्योरी ये है, प्लूटो के एटमॉस्फेयर से जो मीथेन निकलती है वो उड़कर चैरोन तक पहुंचती है और चैरोन के ठंडे ध्रुव पर जम जाती है। फिर सूरज की रेडिएशन उसे थोलिन्स में बदल देती है। यानी 2 दुनियाएं एक दूसरे को केमिकल रूप से प्रभावित कर रही हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम में इससे पहले कहीं नहीं देखा गया था। क्या प्लूटो के नीचे एक ओशन है? और अब वो थ्योरी जिसने सब कुछ बदल दिया। साइंटिस्ट्स का एक ग्रुप मानता है प्लूटो की बर्फीली सतह के नीचे कई किलोमीटर गहराई में एक लिक्विड वाटर ओशन हो सकता है। यह सुनकर पागलपन लगता है, लेकिन एविडेंस है। पहला एविडेंस स्पुतनिक प्लैनेटिया का लोकेशन। ये हार्ट वाला मैदान प्लूटो के उस हिस्से पर है जो हमेशा करोन की तरफ होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। साइंटिस्ट्स मानते हैं इस मैदान के नीचे कुछ भारी है, कोई मास है जिसने प्लूटो को रोटेट करवाया ताकि यह हिस्सा करोन की तरफ आ जाए। और वो मास हो सकता है एक विशाल अंडरग्राउंड ओशन। दूसरा एविडेंस, प्लूटो की सरफेस पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो तब बनते हैं जब नीचे से लिक्विड ऊपर आता है और जम जाता है। अगर ये थ्योरी सच है तो प्लूटो वो ठंडी, अंधेरी, मृत दुनिया अपने अंदर एक जीवित समुद्र छुपाए बैठी है। और अगर वहां पानी है तो क्या वहां लाइफ भी हो सकती है? प्लूटो की हीट कहां से आती है? हम ये पहले भी पूछ चुके हैं, लेकिन अब इसे और गहराई से समझते हैं।
हमारे सोलर सिस्टम में जो रॉकी प्लैनेट्स हैं जैसे पृथ्वी, उनके अंदर हीट आती है रेडियो एक्टिव डिके से, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स धीरे धीरे टूटते हैं और हीट छोड़ते हैं। लेकिन प्लूटो इतना छोटा है कि उसके अंदर इतने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते जो इतनी हीट पैदा करें। फिर भी स्पुतनिक प्लैनेट या जियोलॉजिकली एक्टिव है, नाइट्रोजन आइस कन्वेक्ट कर रही है, पहाड़ खड़े हैं। और अगर अंडरग्राउंड ओशन की थ्योरी सच है तो वो पानी अरबों साल से लिक्विड कैसे है? क्या उसे जमना चाहिए था? लेकिन वो जमा नहीं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं शायद अमोनिया उस पानी में मिला हुआ है। अमोनिया एक एंटीफ्रीज की तरह काम करता है, वो पानी को जमने से रोकता है। लेकिन यह सिर्फ एक थ्योरी है। सच्चाई ये है प्लूटो की इंटरनल हीट का सोर्स अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। और ये सवाल सिर्फ प्लूटो के बारे में नहीं है, ये सवाल पूरे यूनिवर्स के बारे में है। अगर प्लूटो जैसी छोटी ठंडी दूर की दुनिया भी जियोलॉजिकली एक्टिव हो सकती है तो हमारे सोलर सिस्टम में और दूसरे स्टार सिस्टम्स में कितनी ऐसी दुनियाएं हैं जो बाहर से मृत दिखती हैं लेकिन अंदर से जीवित हैं। प्लूटो का एटमॉस्फेयर गायब हो रहा है, ये सुनकर आप चौंकेंगे। प्लूटो का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में उड़ रहा है क्योंकि प्लूटो की ग्रेविटी इतनी कम है कि वो अपने एटमॉस्फेयर को पूरी तरह रोक नहीं सकता। गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार एस्केप होते रहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एटमॉस्फेरिक एस्केप। लेकिन यहाँ रहस्य ये है प्लूटो का एटमॉस्फेयर अब तक पूरी तरह गायब क्यों नहीं हुआ? अरबों साल हो गए हैं प्लूटो को बने। इतने समय में तो उसका सारा एटमॉस्फेयर उड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी है। एक थ्योरी ये है प्लूटो की सरफेस पर जो नाइट्रोजन और मेथेन की बर्फ है वो लगातार सबलाइमेट होती रहती है, यानी बर्फ सीधे गैस बन जाती है और ये नई गैस एटमॉस्फेयर को रिप्लेनिश करती रहती है। लेकिन ये प्रोसेस कब तक चलेगी? और जब सारी बर्फ खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? क्या प्लूटो एक दिन बिल्कुल बेजान हो जाएगा, बिना एटमॉस्फेयर के, बिना किसी पहचान के? और अगर हो जाएगा तो कब? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। प्लूटो कहां से आया? ये सवाल उतना आसान नहीं है जितना लगता है। हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई थी लगभग 4.5 अरब साल पहले। एक विशाल गैस और डस्ट का बादल था, उसने सिकुड़ना शुरू किया। बीच में बना सूरज और बाकी मटेरियल से बने प्लैनेट्स। लेकिन प्लूटो कुइपर बेल्ट में है, वो दूर का इलाका जहां सोलर सिस्टम बनाने के बाद जो बचा खुचा मटेरियल था वो सब वहां जमा हो गया। तो क्या प्लूटो वहीं बना, कुइपर बेल्ट में? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं नहीं। उनकी थ्योरी है प्लूटो पहले इनर सोलर सिस्टम में बना था, उसी इलाके में जहां पृथ्वी और मार्स बने। लेकिन फिर जुपिटर या नेपच्यून की विशाल ग्रेविटी ने उसे धक्का दे दिया और वो उड़ता उड़ता कुइपर बेल्ट में जा पहुंचा। अगर ये थियरी सच है तो प्लूटो दरअसल हमारा पड़ोसी था, हमारी दुनिया के करीब का, लेकिन उसे निकाल दिया गया, दूर धकेल दिया गया। क्या यह सिर्फ एक कॉस्मिक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई और कहानी है? हम नहीं जानते। न्यू होराइजन्स के बाद से प्लूटो अकेला है और ये मिस्ट्री सबसे दर्दनाक है। न्यू होराइजन्स 2015 में प्लूटो के पास से गुजरा, लेकिन वो रुका नहीं, वो सिर्फ फ्लाई बाय था। कुछ घंटों के लिए वो प्लूटो के पास था और फिर आगे निकल गया कुइपर बेल्ट की और गहराइयों में। उसके बाद प्लूटो के पास कोई नहीं गया। आज 2025 में प्लूटो वहां अकेला है, उसी ठंड में, उसी अंधेरे में। और हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ उन कुछ घंटों का है जब न्यू होराइजन्स वहां से गुजरा था। सोचिए, पूरी एक दुनिया जिसके बारे में हमें बस कुछ घंटों की जानकारी है, उसके ओशंस के बारे में, उसके पहाड़ों के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके अंदर क्या हो रहा है इस बारे में हम अभी भी अंधेरे में हैं। नासा के पास प्लान्स हैं एक नया मिशन भेजने के जो उसकी हर सरफेस को मैप करे, जो उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करे। लेकिन ये मिशन कब होगा? अगर आज भी लॉन्च हो तो प्लूटो तक पहुंचने में 15 से 20 साल लगेंगे, यानी 2040 से पहले प्लूटो के नए सीक्रेट्स हमारे सामने नहीं आएंगे। तब तक प्लूटो वहां बैठा है, चुपचाप, अपने सीक्रेट्स को अपने अंदर समेटे हुए। हम बहुत दूर आ गए हैं, 5 अरब किलोमीटर, उस ठंडी, अंधेरी और छोटी सी दुनिया तक जिसे हमने प्लैनेट कहा, फिर ड्वार्फ प्लैनेट कहा, जिसे हमने इंपॉर्टेंट समझा, फिर इनसिग्निफिकेंट समझा, जिसे हमने जाना और फिर महसूस किया कि हम कुछ नहीं जानते। 2006 में दुनिया ने कहा प्लूटो प्लैनेट नहीं है, लेकिन क्लाइड टॉम्बाउ 1997 में इस दुनिया से जा चुके थे और उनकी एक छोटी सी इच्छा थी। उन्होंने कहा था, काश मैं एक दिन प्लूटो को करीब से देख पाता। वो खुद तो नहीं देख पाए, लेकिन नासा ने उनकी राख का एक छोटा सा हिस्सा एक छोटी सी कैप्सूल में बंद करके न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट पर रख दिया और 2015 में क्लाइड टॉम्बाउ की राख प्लूटो के पास से गुजरी। वो इंसान जिसने प्लूटो को खोजा था, मरने के बाद भी उस दुनिया तक पहुंचा। ये साइंस नहीं है, ये पोएट्री है। हम और प्लूटो, एक अजीब रिश्ता। प्लूटो को देखकर एक अजीब एहसास होता है, ये दुनिया जो हमसे 5 अरब किलोमीटर दूर है, किसी तरह हमसे जुड़ी हुई है। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे हाइप करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।